हेलो प्लस वन क्लास। आई होप आप लोगों ने पहले दो लेक्चर बहुत अच्छे से समझे होंगे। ठीक है, आज हम करते हैं लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट। ठीक है, तो ये लेक्चर यहाँ से आपका मेन फर्स्ट चैप्टर शुरू होता है। पहले चैप्टर्स में पहले दो हमने लेक्चर्स में बिल्कुल बेसिक किया है। हमने उसमें पढ़ा था मैटर क्या होता है, ठीक है, उसकी सारी टाइप्स जो कि आप पहले पढ़ चुके हो। ठीक है, और सेकंड लेक्चर में हमने क्या पढ़ा कि मेजरमेंट क्यों जरूरी है ना, उसमें एक्यूरेसी प्रिसीजन पढ़ा और सिग्निफिकेंट फिगर्स, साथ में प्रीफिक्सेस भी किए थे। ठीक है, क्लियर। तो यहां से आपका मेन शुरू होता है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। हमारे पास टोटल 5 लॉज है, ठीक है, जो कि जिनको हम क्या बोलते हैं, जैसे कोई भी रिएक्शन जब कंबाइन होती है, कोई भी रिएक्शन होती है, रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइन होते हैं, तो 5 लॉज हैं जिसमें सारा कुछ एक्सप्लेन हम कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द टुडेज टॉपिक। जैसे मैं आपको साथ के साथ लिखवाऊंगा, आपने वो लिखना है। जो मैं आपको बोलूंगा कि बच्चे ये आपने खुद करना है, वो आपको खुद करना है। क्लियर, लेट्स स्टार्ट। राइट डाउन। So there are mainly 5 laws of chemical combination. 5 laws of chemical combination. First, law of conservation of mass. Second is law of कांस्टेंट प्रोपोर्शन या डेफिनेट प्रोपोर्शन। ठीक है, यहां मैं कांस्टेंट क्या बोल सकता हूं, कॉम्पोजिशन, कांस्टेंट कॉम्पोजिशन, कांस्टेंट कॉम्पोजिशन। अब जैसे मैं लिख रहा हूं तब आपको साथ साथ सामने देखना, रिलैक्स होकर। ठीक है, थोड़ा सा टाइम देके लेक्चर को कवर करना, ये नहीं कि सिर्फ नोट करना है। ठीक है, लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन और डेफिनेट प्रोपोर्शन। थर्ड, ये लॉ आपका फेवरेट बनने वाला है थोड़े ही देर बाद, है ना। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन हो गया लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। मल्टीपल प्रोपोर्शन ये फेवरेट इसलिए बनने वाला है क्योंकि इसके जो क्वेश्चन है वो बहुत अच्छा लगते हैं बच्चे को करने। ठीक है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। उसके बाद फोर्थ लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन एंड फिफ्थ इज गेन-लुसेक्स लॉ। ठीक है, इसको गैस लॉ भी बोल सकते हो। ठीक है, लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स, लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स। अब मेरी बात समझो ध्यान से। देखो बच्चे, ये जो पहले 4 लॉ है ना, जो पहले 4 लॉ है हमारे पास, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन और डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन एंड लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। ये जो पहले 4 लॉ हैं, ये मास किसके लिए है, सॉलिड्स के लिए, लिक्विड्स के लिए। ठीक है, और ये जो कंबाइनिंग वॉल्यूम्स के, ये गैसेस के लिए। ठीक है, पहले 4 लॉ सॉलिड्स के लिए, ठीक है, या लिक्विड के लिए भी हो सकते हैं, और ये गैसेस के लिए। क्लियर, राइट डाउन। मैं आपको लिखवा देता हूं, लिखो द फर्स्ट फोर लॉज। ये लिखने के बाद लिखना, ठीक है। अब आप नोट डाउन कर लो पॉज करके। क्लियर, द फर्स्ट 4 लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन डील्स विद मास रिलेशनशिप्स, मास रिलेशनशिप गैस का भी हो सकता है। ठीक है, एंड द फिफ्थ लॉ डील्स विद द वॉल्यूम्स ऑफ द रिएक्टिंग गैसेस, क्लियर। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लॉ से। ये मैं अब कर रहा हूं। Let's do law of conservation of mass. इसमें हम क्यूब बनाते हैं। जो कि ऊपर से
देखो बच्चे, ये एक अरेंजमेंट होता है, ठीक है, ट्यूब का। इसमें हमने एक तरफ रखा NaCl, ठीक है, इधर मैं इसी कर लेता हूं, इधर हमने रखा NaCl सॉल्यूशन, ठीक है, इधर रखा AgCl, AgNO3, ठीक है, AgNO3 सॉल्यूशन, ठीक है। इसको हम अलग अलग कर देते हैं। देखो NaCl में NaCl और AgNO3 अभी अलग अलग पड़े हैं ना, इन दोनों को मिक्स करो। NaCl प्लस AgNO3 क्या बनेगा? AgCl प्लस Ag के साथ क्या आया? Ag के साथ क्या आएगा? Cl और Na आ जाएगा, यहाँ पे क्या बन गया? NaNO3, ठीक है बच्चे। और यहाँ पे थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा जो बता रहा हूँ वो आपको दिमाग में डालना है, ठीक है, आगे हमारे बहुत काम आने वाला है। जैसे देखो जो AgCl होता है ना, सॉलिड, ये आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है, 10th में। तो AgCl जो होता है, इसके वाइट, ये डाउनवर्ड का मतलब आपको पता है, इसके PPT बनेंगे, इसके वाइट PPT होते हैं, ठीक है। ये धीरे धीरे ये सारी चीजें देखो, इन दोनों को जब मैं चेक करूंगा, ठीक है, मिक्स हो जाएंगे। मिक्स होने के बाद क्या बनेगा? NaNO3 एक्वस सॉल्यूशन, ये सारे एक्वस है, ठीक है। मैं एक बार रिएक्शन दोबारा लिख देता हूं, देखो यहां पे रिएक्शन पूरी नहीं है, हम इधर लिख देते हैं। NaCl एक्वस प्लस AgNO3 एक्वस, ठीक है, गिव राइज टू AgCl, यहां पे क्या आएगा? सॉलिड। मैं आपको सबके पेज बताना चाहता था, ठीक है, प्लस NaNO3 एंड दैट इज आल्सो एक्वस। एक्वस का मतलब डिसॉल्व इन वाटर, ठीक है। और यहाँ पे सॉलिड लिखा और इसके साथ में सॉलिड ही नीचे बैठ जाएगा, व्हाइट कलर के PPT बन जाएंगे, ठीक है। तो इट लुक्स बेटर, इधर लिख लिया हमने, ठीक है। आया अच्छा समझ? तो इसमें क्या, इसलिए तो हमने रिएक्शन समझी है ना। अब हम समझे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है, वो कहता है किसी को भी रिएक्ट करवा लो, 2 रिएक्टेंट्स को, 3 को, 4 को, 5 को, लेकिन जो टोटल मास रहने वाला है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का सेम होगा, है ना। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। देखो जैसे सिंपल से सिंपल एग्जांपल, कार्बन में O2 ऐड किया, CO2, कार्बन का आपको एटॉमिक मास याद होगा, मोलर मास है 12 ग्राम, 32 ग्राम, ठीक है, इक्वल टू 44। कार्बन 12, इसका कितना होता है? 44 ग्राम, ठीक है। 12 प्लस 32 इक्वल टू 44, राइट। तो यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। आया समझ कि मास ऑफ रिएक्टेंट जो होगा इक्वल रहेगा मास ऑफ प्रोडक्ट्स के। इसके बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, 1 नंबर में ही आ सकता है। चले आगे, लिखो, राइट ऑन फर्स्ट लॉ। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट्स दैट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट्स दैट during any physical or chemical change, the total mass of the products is equals to the total mass of the reactants. Total mass of the products is equals to the total mass of the reactants. या आप कह सकते हैं, ठीक है, मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है, कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, ठीक है, ये भी सही है। उसके बाद बच्चे आप ये बनाओगे, ठीक है, रिएक्शन लिखोगे, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। अब ये भी लिख सकते हो, मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोडक्ट्स, ये लिख लेना, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू लॉ 2, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। ये मैं रब कर रहा हूं, ठीक है। हाँ जी बच्चे, आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में आपने अभी किया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, है ना। तो उसमें हमने देखा कि मास ऑफ रिएक्टेंट जो होता है मास ऑफ प्रोडक्ट में इक्वल रहेगा, क्लियर। चलो सेकंड लॉ देखो, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। कांस्टेंट कंपोजिशन बिल्कुल सिंपल लॉ है, आप लोगों ने किया हुआ है, 9th में किया हुआ है ना। देखो कुछ खास नहीं इसमें। देखो ये लॉ कहता है कांस्टेंट कंपोजिशन का मतलब है, ये डेफिनेट प्रोपोर्शन का मतलब है कि जैसे मेरे पास कोई भी कंपाउंड है, ड्यूरिंग कंपाउंड फॉर्मेशन क्या होता है कि अगर जैसे CO2 है,
उसमें जो CO2 का जो कंपाउंड होगा उसमें सेम रेशियो में वेट जो होता है, पर्टिकुलर एलिमेंट का जो वेट होता है सेम रेशियो में कंबाइन करता है, ठीक है। जैसे C+O2 CO2, क्लियर। इसमें मैं CO2 को हम स्टडी करेंगे, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं 1273 केल्विन, डेल्टा का मतलब हीट होता है, इसको इतने केल्विन पे हीट करना पड़ता है, ठीक है। CO बनेगा, साथ में CO2 रिलीज होती है। अब देखो CO2 जहां से मर्जी बने, ठीक है, कार्बन से बने या कैल्शियम कार्बोनेट से बने, है CO2 यहां पे वेट क्या है, CO2, कार्बन का वेट 12 ऑक्सीजन का 32, यानी कि रेशियो क्या है 3:8। तो CO2 दुनिया के किसी भी कोने में जैसे मर्जी बने उसकी रेशियो क्या रहने वाली है, सेम, क्लियर, गुड। इसी तरह जैसे वाटर होता है, वाटर की रेशियो क्या रहेगी, सेम। हाइड्रोजन का वेट 2:16, रेशियो क्या है 1:8। तो वाटर है, कहीं से भी वाटर बने उसकी रेशियो क्या रहेगी 1:8। रिवर वाटर, सी वाटर, पॉन्ड वाटर, है ना, कहीं से भी पानी ले लो उसमें इंप्योरिटीज होंगी, है ना, लेकिन जो वाटर होगा उसकी जो रेशियो होगी वो क्या होगी, सेम, दैट इज 1:8। क्लियर बच्चे। राइट डाउन डेफिनेशन। A pure chemical compound always contains some elements combined together in the same definite proportion by weight, ठीक है। एग्जाम्पल लिख लो, पहली, दूसरी, ठीक है, ये एग्जाम्पल्स अभी लिखो, फर्स्ट, सेकंड, ठीक है। इसके बाद जो मैं बोल रहा हूं वो लिखना है, ठीक है। In the above two reactions, the ratio of masses of carbon and oxygen is 3:8, ठीक है। It means कहीं से भी मैं कंपाउंड ले लूं उसकी रेशियो क्या रहने वाली है, सेम। क्लियर बच्चे। तो ये था आपका सेकंड लॉ। अब हम करेंगे इसकी लिमिटेशन। इसकी 2 लिमिटेशन है, ठीक है, बहुत अच्छी लिमिटेशन है, ठीक है, बहुत जल्दी समझ आ जाएंगे आपको। देखो लिमिटेशन क्या है, आप लोगों के दिमाग में आ रही है वो लिमिटेशन, ठीक है, मेरे को बताना अगर आ रही थी, ठीक है। देखो जैसे मान लो वाटर में हाइड्रोजन किस रेशियो में कंबाइन हो रहा है, ये 2 जो है इसका मास है, ठीक है, हाइड्रोजन 2 नहीं है, हाइड्रोजन 2 नहीं ले रहा है, मास 2:16, 1:8, ठीक है, 1:8 रेशियो में कंबाइन कर रहा है। क्लियर होते। अब D2O भी होता है जिसे हम हार्ड वाटर बोलते हैं, ड्यूट्रियम, आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, राइट। आइसोटोप क्या होते हैं, सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर। तो जब मैं ड्यूट्रियम लूंगा तो उसका मास चेंज होगा, राइट। इसी तरह जैसे हमारे पास एग्जांपल है, ठीक है, ड्यूट्रियम का मास होता है 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 4:16, यानी कि 1:4 आ जाएगा, चेंज होगा। इसका मतलब ये लॉ किसके लिए सही नहीं है, आइसोटोप्स के लिए, है ना। आइसोटोप्स में रेशियो वेरी कर सकती है, ठीक है। इसी तरह जैसे कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है 12, ठीक है, और कार्बन 14 ले सकता हूं मैं। कार्बन के आइसोटोप होते हैं कार्बन 14:32 आ जाएगा, यानी कि 7:16, ठीक है। तो ये वेरिएशन आती है जब हम क्या लें, आइसोटोप्स लें, ठीक है। राइट ऑन फर्स्ट लिमिटेशन। This law of constant composition, the law of constant composition does not hold good when a compound is obtained by using different isotopes of the combining elements. एग्जाम्पल ये लिख लो बच्चे, 2 एग्जाम्पल थी मैंने, एक
ये, ठीक है, दोनों लिख लो, ये दोनों लिख लो पॉज करके, ठीक है। मैं आगे चलता हूं। सेकंड लिमिटेशन इसकी बहुत अच्छी है। देखो हमारे पास एक फॉर्मूला है, जैसे CH3 CH2OH, ठीक है। ये क्या है? दिस इज अल्कोहल। आप लोगों ने फंक्शनल ग्रुप पढ़े हैं 10th में, ठीक है, मैंने पढ़ाए हैं, ठीक है, जो मेरे से पढ़े हैं बाकी ने भी पढ़े होंगे, क्लियर। तो एक ये और एक ईथर भी होता है CH3OCH, ठीक है। अब एक ध्यान से देखो कार्बन इसमें कितने हैं, काउंट द नंबर ऑफ कार्बन। C2, हाइड्रोजन 6, 3 2 5 + 1 6, ऑक्सीजन, कार्बन 2, हाइड्रोजन 6, ऑक्सीजन 1, ठीक है बच्चे। फॉर्मूला सेम हो गया, ठीक है। इसमें देखो कार्बन की रेशियो क्या है, कार्बन के जो एटम्स की रेशियो होगी, वेट की रेशियो भी सेम ही होगी दोनों में। कार्बन की रेशियो क्या है? 2:6:1, ये एटम्स की रेशियो है। मास में कन्वर्ट कर सकते हो इनटू मल्टीप्लाई करके, है ना, इनके एटॉमिक मास के साथ। मैं कर देता हूं 2 × 12 24, 24 इंटू इसका 6 ही होता है और इसका 16 होता है, ठीक है। क्या आ गया? 12:3:8। तो वैसे बुक में सिर्फ एटम्स को लेके किया हुआ है, हमने मास में भी कर दिया। तो 12:3:8 आया, यहां भी 12:3:8 आएगा, है ना। तो देखो इसका, इस लॉ का कन्वर्स ट्रू नहीं है ना, यानी कि रिवर्स ट्रू नहीं है। कैसे? अगर मैं आप कहूं कि, जैसे मैं आपको बोल दूं कि किसी की रेशियो है 1:8, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशियो क्या है, ये मैंने कॉमा डाला, ठीक है, रेशियो क्या है 1:8, तो आप ऐसे नहीं कह सकते कि ये सर ये वाटर ही है। हो सकता है जैसे इस केस में देखो, अगर मैं कहूं कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशियो ये है 12:3:8, है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो अल्कोहल है? नहीं, इसका मतलब क्या है, वो ईथर भी हो सकता है ना, अल्कोहल भी हो सकता है, ईथर भी हो सकता है, आया समझ। तो इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है, जरूरी नहीं है वही फॉर्मूला बने, आया समझ। मॉलिक्यूलर मास सेम रहेगा, क्लियर। राइट डाउन सेकंड लिमिटेशन, the elements may combine in the same ratio, as in the elements may combine in the same ratio, but the compounds formed may be different, उसके बाद ये सारा लिखेगा, कंपाउंड्स फॉर्म आपके सामने है, डिफरेंट मैंने बता दिए, ठीक है। ये मैं रब कर रहा हूं, आप लोग इसको नोट कर लेना। थर्ड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। बिल्कुल सिंपल लॉ, ठीक है, लेकिन इसको समझना पड़ेगा, इसको हमें 5 से 7 मिनट लगेंगे, आराम से समझते हैं, ठीक है। देखो, ठीक है, देखो क्या करना है, पहले मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा, फिर जैसे डेफिनेशन लिखी है वो समझाऊंगा, आपको अपने आप याद हो जाएगी, ठीक है। व्हेन टू एलिमेंट्स हम लेंगे नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। व्हेन टू एलिमेंट्स में डेफिनेशन है इसकी, ठीक है। व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म, कंबाइन करेंगे, कंबाइन टू फॉर्म टू। आपको ना ये नीचे में जब आपको मैं समझा रहा हूं, आपने बिल्कुल लोड नहीं डालना माइंड में, बिल्कुल रिलैक्स होकर इधर देखना है, आपको समझने की कोशिश भी नहीं करनी, ठीक है। देखना इधर, माइंड का ध्यान अपना इधर रखना, अपने आप समझ आएगा, ठीक है। जोर नहीं डालना कि सर पता नहीं क्या बोलने वाले हैं, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बोलूंगा, समझ अपने आप आ जाना, ठीक है। व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म, कंबाइन करेंगे, कंबाइन टू फॉर्म 2 और मोर कंपाउंड्स, N2O, NO, N2O3, NO2, N2O3, ठीक है, N2O4, N2O5, ठीक है। When two elements combine, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, when two elements combine to form 2 or more compounds, ठीक है, then mass of one of the element, let's say नाइट्रोजन का मास हम फिक्स करते थे, नाइट्रोजन का मास होता है 14, मैं 14 ले लेता हूं। Then mass of one of the atom which combines with the fixed mass of the other bears a simple whole number ratio। देखो अब मैंने जितना बोला
आपको स्टार्टिंग वाला समझ आया, सेकंड वाला पार्ट समझ नहीं आया, ठीक है, वो भी दोबारा अगर समझाऊंगा समझ आ जाएगा। अब फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया होगा। व्हेन टू एलिमेंट्स, दो एलिमेंट लेने हैं, उसके क्या बनाने हैं, अलग अलग कंपाउंड बनाने हैं। व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म टू और मोर कंपाउंड्स, देन मास ऑफ वन ऑफ द एलिमेंट, यहां मैंने वो नाइट्रोजन बताया था, ऑक्सीजन लो, देन मास ऑफ वन ऑफ द एलिमेंट ऑक्सीजन which combines with the fixed mass करो नाइट्रोजन का, which combines with the fixed mass of the other bears a simple whole number ratio, ठीक है। वो कहता है जिस रेशियो में ऑक्सीजन कंबाइन करेगा नाइट्रोजन के फिक्स वेट के साथ डिफरेंट कंपाउंड में, ऑक्सीजन के वेट की रेशियो क्या रहने वाली है, सेम, ठीक है। आया समझ? आपको जब मैं टेबल बनाऊंगा और अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। आपने अभी ज्यादा लोड नहीं डालना, ये टेबल बनेगा फिर और अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। डेफिनेशन लिख लो इसकी, राइट डाउन, ये पूरा क्लियर बच्चे डेफिनेशन की, उसके बाद होगा टेबल के बाद। राइट डाउन, व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म more than one compound comma, then the masses of one of the elements which combines with the fixed mass of the other element are in a simple whole number ratio, ठीक है। ये डेफिनेशन खत्म। डेफिनेशन देखो, देखने में बड़ी है, सिर्फ देखने में बड़ी है, बहुत आसान। एक लाइन छोड़ के नीचे लिखो, द लॉ में बी इलस्ट्रेटेड बाय द फॉलोइंग एग्जांपल। द लॉ में बी इलस्ट्रेटेड बाय द फॉलोइंग एग्जांपल। इधर हम लेते हैं ऑक्साइड, आपको इधर देखना है अभी, ठीक है, टेबल बना लूंगा। Oxides, number of parts of by weight of nitrogen, number of parts by weight of nitrogen, number of parts by weight of oxygen, number of parts by weight of oxygen, fixed weight of nitrogen, and the last is number of parts by weight of oxygen, number of parts by weight of oxygen combining with 14 parts by weight of nitrogen, 14 parts by weight of nitrogen, ठीक है जी। देखो ऑक्साइड्स, सबसे पहले ऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है। पहला ऑक्साइड N2O, NO, NO2, N2O3, ठीक है, N2O4, N2O4 बनाने की जरूरत नहीं है। N2O4 और NO2 सेम ही होते हैं, ठीक है। बुक में NO2 नहीं है, ठीक है, मैं आपको बुक के अकॉर्डिंग कराता हूँ, थोड़ा ऊपर लिखता हूँ। देखो N2O, NO, N2O3, N2O4 and N2O, ठीक है बच्चे। 5 ऑक्साइड लिए इसने, देखो बहुत आसान है, ठीक है। नंबर ऑफ पार्ट्स बाय वेट ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के इस ऑक्साइड में कितने पार्ट रिएक्ट हो रहे हैं, कितना वेट रिएक्ट हो रहा है, 14। अगर मैं मान लो 1 मोल लेता हूं, मोल भी हमने करना है, ठीक है, थोड़ा बहुत आपको याद होगा, है ना। इसका एटॉमिक मास कितना होता है, 14, ठीक है। 14 2 28 पार्ट्स ले ली, इसका इसमें 28 पार्ट रिएक्ट कर रहे हैं, राइट। कितने के साथ, ऑक्सीजन के 16 के साथ। नाइट्रोजन के सेकंड में कितने पार्ट, 14, कितने के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, 1 ऑक्सीजन है तो 16। नाइट्रोजन के कितने पार्ट्स हैं, 2 into 14 28 ग्राम, जो अगर मैं ग्राम में ले सकता हूँ, ठीक है, AMU ले सकता हूँ, कुछ भी ले सकता हूँ, दोनों के यूनिट सेम होने चाहिए। 28 3 into
3 इंटू मास ऑफ ऑक्सीजन 16, कितना हो गया 48। उसके बाद N2O4 अगेन 28। इधर बच्चे मन में बोलो क्या आएगा, 4 इंटू 16 64, हेयर 28, हेयर 80, राइट। मैं सुन पा रहा हूं, आप लोग ध्यान दे रहे हो, ठीक है, गुड। देखो आगे, फिक्स वेट ऑफ नाइट्रोजन। इधर हमारे पास जगह नहीं बची है ना, मैं इसको इधर लिखूंगा, नीचे में करते हैं थोड़ा, चलो कोई नहीं, लेट्स सी। फिक्स वेट ऑफ नाइट्रोजन 14 फिक्स कर दिया, ठीक है। मैं फिलहाल यहां लिख रहा हूं, ठीक है। ये जगह मेरे को थोड़ी चाहिए थी, वो मैं बाद में कर लूंगा। यहाँ पे फिक्स वेट हमने खुद से लेना, फिक्स वेट 14, 10, 2, 1, 3 कुछ भी। 14 ही क्यों लिया, इसके पीछे भी रीजन है, ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। 14 क्यों लिया, फिक्स इसका ना फिक्स लेना वेट, ठीक है, ताकि कैलकुलेशन आसान हो। देखो 14 इधर देख के नहीं लिख रहा मैं, 14 ही लेना फिक्स, 14। दोबारा सुनो, देखो नाइट्रोजन के वेट लिए, ऑक्सीजन के वेट लिए, समझ आ गया ना। ये क्या कर रहा हूं, ये मैं बच्चे फिक्स वेट ले रहा हूं नाइट्रोजन का। लेट्स रिकॉल डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या कहती है, when two atoms, ठीक है, या two elements combine to form one or more compound, then mass of one of the element, ये oxygen, then mass of one of the element is combined with the fixed weight of the other, be as a simple whole number ratio। इसकी जो रेशियो आएगी अलग अलग वेट की, वो सिंपल रहेगी, ठीक है। ये बच्चे आप नोट कर लेना, ठीक है, इसको नोट कर लेना, इसको मैं रब कर लूं थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पे इसके सामने लिखते हैं, with 14 parts by weight of nitrogen लिखा हुआ है ना। देखो 28 इस कंपाउंड में 28 ग्राम नाइट्रोजन कितने पार्ट्स ऑफ ऑक्सीजन के साथ कर रहा है, 16। 28 कितने के साथ कर रहा है, 16, ठीक है। मैं दोबारा बोल रहा हूं, 28 कितने के साथ कर रहा है, 16। 14 कितने के साथ करेगा, 8 के साथ। यूनिटरी मेथड करके दिखा देता हूं। 28 ग्राम नाइट्रोजन 16 के साथ रिएक्ट कर रहा है, 14 कितने के साथ करेगा, 16/28 इंटू 14 टू 8, ठीक है ऐसे। तो अब मैं बाकी नहीं करूंगा, ठीक है। देखो सेकंड, 14 ग्राम 16 के साथ करता है, 14 ग्राम 16 के साथ ही करेगा। 28 ग्राम 48 ग्राम के साथ कर रहा है, 14 कितने के साथ करेगा, अगेन डिवाइड बाय 2, दैट इज 24। 28 64 के साथ करता है, 14 करेगा 32 के साथ, ठीक है। अगला देखते हैं किस किस को पता लग रहा है। 28 80 के साथ कर रहा है, 14 कितने के साथ करेगा, 40, ठीक है। मेरे को लगता रहा है कि आप लोग साथ में बोल रहे हो, ठीक है। चलो देखो, अब इसकी जो रेशियो होगी, इसका देखो लास्ट में कॉलम नहीं बना हुआ बुक में, ठीक है। इसकी जो रेशियो लेंगे हम, ठीक है, सबको 8 से डिवाइड कर दो, 1 2 3 4 5। तो ऑक्सीजन की रेशियो जो फिक्स्ड वेट ऑफ नाइट्रोजन के साथ कंबाइन करी, वो आई 1:2:3:4:5। दैट इज सिंपल होल नंबर रेशियो। तो ये था आपका लॉ। इसको एक बार बच्चे ये वीडियो यहां से 2 बार देखना, समझ बहुत अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। चलो अब बच्चे इसका हम न्यूमेरिकल करते हैं। राइट डाउन, हमें इसके न्यूमेरिकल करने हैं, ठीक है। अब यहां का नोट्स बना लेना, ठीक है। अभी हम न्यूमेरिकल कंटिन्यू करते हैं।